मैं अमरेश कुमार और संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे आज चर्चा होगी लेखपाल एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं और जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। और साइंस के अलावा अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं साइंस के। और इसमें मूलतः मैं लेखपाल के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले होता है कि सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। और प्रौद्योगिकी का अभिप्राय होता है कि ऐसी तकनीक जो व्यक्ति, समाज और देश के विकास में सहायक हो उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान में मूलतः दैनिक चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के संदर्भ में आइए अब इस पे मूल सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो इस बेसिक विज्ञान को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, नेचुरल साइंस और दूसरा भौतिकी विज्ञान। नेचुरल साइंस का अभिप्राय होता है कि ऐसी प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को ही प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और दूसरा होता है कि इसी भौतिक प्राकृतिक विज्ञान में पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच के स्पेस का अध्ययन किया जाता है। और इसी के अंतर्गत आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक शाखा हुई थी जीव विज्ञान, यानी इसे बायोलॉजी कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बायोस मतलब लाइफ होता है और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी ऐसी चीज़ जिसमें जीवों का अध्ययन, जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट्स आता है कि किन अन्य एग्जामों में एक सिलेबस दे दिया जाता है लाइफ साइंस दे दिया जाता है। तो लाइफ साइंस का अभिप्राय होता है कि आपकी केवल जीवन से संबंधित विज्ञान के बारे में पूछा जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। इसीलिए लाइफ साइंस किसी भी एग्जाम में कोई अलग सिलेबस नहीं होता है। और इसमें जीव विज्ञान में जो सिलेबस मूलतः निर्धारित किया गया है कि जीवों की कार्यकी। और जीवों की कार्यकी का मतलब जीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। और इसे एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं। और इस एनिमल फिजियोलॉजी में मूलतः 2 चीज़ें आती हैं। इस जीवों में मूलतः 2 चीज़ें आती हैं, एक पौधे होते हैं प्लांट होते हैं, और दूसरा होते हैं जंतु होते हैं, एनिमल होता है एनिमल। तो इसमें पौधे और जंतुओं की कार्यकी मूलतः 3 कार्यकी होती है, पाचन और दूसरा श्वसन और तीसरा उत्सर्जन। तो इसकी पाचन की परिभाषा और जीवों की जब बात की जाए, जंतुओं की जब बात की जाए, तो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, चूँकि आपका सिलेबस जनरल साइंस का है। और इसीलिए इसमें जंतु के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो केवल मनुष्य से रिलेटेड आपकी कार्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मनुष्य के रिलेटेड मुख्यतः क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसी पाचन का अध्ययन 3 क्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। और इसी पाचन का अध्ययन मूलतः एक पॉइंट्स होता है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में मूलतः आपको मनुष्य की सारी पाचन प्रणाली के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इस पाचन प्रणाली की चर्चा हम आगे करेंगे नेक्स्ट सिलेबस में। और इस पाचन के अंतर्गत मूलतः क्या क्या चीज़ें आती हैं, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन और खनिज तत्व और जल। और इन्हीं में से ये 7 पॉइंट्स में से विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन, जल और खनिज तत्व में से हर एक बिंदुओं से एक क्वेश्चन होते हैं। कोई भी सिलेबस उठा के देख लीजिएगा एग्जाम का कि इसमें से क्वेश्चन भी देखिए, इन्हीं 7 बिंदुओं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कहीं किसी भी एग्जाम में यहाँ से एकदम कंफर्म करके मैं बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम के जीएस का क्वेश्चन इसके बिना पूरा नहीं होता है। पाचन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन और खनिज तत्व और जल, हर बिंदु से एक न एक किसी न किसी रूप में क्वेश्चन होते हैं। और इसका फॉर्मेट मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा जो होता है श्वसन तंत्र।
और तीसरा जो होता है उत्सर्जन तंत्र। तो इसी के अंतर्गत इसका जो सिलेबस होता है कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स मैंने बताए थे कि पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र का अभिप्राय होता है, यहाँ पे देखिएगा तीनों तंत्र के बारे में बहुत संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में जो कंडीशंस पूछी जाती है आपसे मनुष्य के संदर्भ में पूछा जाता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम और इस सिस्टम में आपको किन किन बिंदुओं को पढ़ना रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। इस पाचन तंत्र कहाँ से प्रारंभ होता है, और यह पाचन तंत्र मुख गुहा से प्रारंभ होता है और सीधे ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए सीधे यह पाचन तंत्र कैसे आगे कार्य करता है। और यही पूरा पाचन तंत्र होता है। और ये सीधे नीचे जाने के बाद से यहाँ पे एक संरचना होती है जिसे स्टमक कहा जाता है। और यहाँ से छोटी आंत प्रारंभ होती है, और इसी के बाद से यह कुंडली संरचना होती है जो बड़ी आंत के रूप में आगे की ओर कई भागों में डिवाइड हो जाती है। और लास्ट में एनस के द्वारा खुलती है। तो इतने पार्ट्स को मुख गुहा कहते हैं, गुहा बकल कैविटी कहते हैं। और वही भोजन नली जब इतने गले में होती है, इतने भाग को गले में होती है, इसे ग्रसनी कहते हैं। पहला पॉइंट्स होता है ए। दूसरा बी जो होता है ग्रसनी फैरिक्स होता है। और वही भोजन नली जब गले से नीचे उतरती है तो जो सी होता है वह ग्रास नली होती है, ग्रास नली। इसी को ओसोफेगस कहते हैं। और यह जो संरचना होती है डी आमाशय होता है। केवल यहाँ से लेकर ये संरचना जो होती है आमाशय होता है, आमाशय। और यह जो होती है इतनी जो संरचना होती है छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यह जो कुंडली संरचना आप देख रहे हैं यह होती है बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत। इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसके अंतर्गत इसका बाद में आगे डिवाइडेशन होता है। और इतनी पूरी संरचना को हम आंत के नाम से जानते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा कुछ एसेसरी आर्गन्स होते हैं जो इन पाचन अंगों की सहायता करने का कार्य करते हैं। और इसमें से होता है पैंक्रियास। क्या होता है? पैंक्रियास। और इसी के बाद से यहाँ एक इम्पोर्टेंट संरचना होती है यकृत। यहीं पे एक संरचना होती है यकृत लीवर। इसका एक रफ डायग्राम बना रहे हैं और इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। यह यकृत होता है, यकृत लीवर होता है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यही पूरा आपका पाचन तंत्र होता है। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसी के बाद से जो दूसरा जो तंत्र होता है श्वसन तंत्र। दूसरी कार्य की होती है श्वसन तंत्र। बी जो पॉइंट्स होता है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। और इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में पूरा श्वसन अंग कहाँ से प्रारंभ होता है इसका एक रेखीय डायग्राम बना दे रहे हैं। और यह जो तंत्र होता है आज के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के संदर्भ में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, क्योंकि ये जो वायरस होता है सीधे लंग्स या रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है।
और इसके संदर्भ में होता क्या है, मूलतः पहले श्वसन के बारे में देखिएगा। तो जो श्वसन होती है नोज से प्रारंभ होती है। क्या होती है? नोज से प्रारंभ होती है और यही श्वास नली आती है और यहीं पर एक संरचना होती है जिसे लैरिक्स के नाम से जानते हैं, या स्वर यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो होता है स्वर यंत्र होता है लैरिक्स, और यहीं से श्वास नली प्रारंभ होती है। यहीं से श्वास नली प्रारंभ होती है और इसके संदर्भ में इसे ट्रेकिया का नाम दे दिया जाता है। और इसी के बाद से आगे जाने के बाद से यह श्वास नली दो भागों में बंट जाती हैं, जिससे शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है लंग्स, और लंग्स जो होता है, और यह ऐसी संरचना होती है और ऐसी यह संरचना होती है। इसी को फेफड़े के नाम से जानते हैं। और ऐसी संरचना होती है और यहाँ दो स्थानों पे जहाँ मिलती है इसे हाइलस नाम दे दिया जाता है। ये जो श्वास नलिकाएं जो आपस में मिलती हैं और इसके बाद से आगे जाने के बाद से बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाती हैं या अपने अपने कक्षों में चली जाती हैं, और यही से ऑक्सीजन का रुधिर में मिश्रण होता है। इसको हम आगे बनाएंगे। ये सारी चीज़ें पूरी फेफड़े में फैली होती है ऐसी। तो ये पूरा श्वसन तंत्र होता है। यह नोज होती है और ये श्वास नली होती है, और इसके संदर्भ में तो श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, यानी किसी भी भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यही ऑक्सीजन जो होता है जाने के बाद से जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं उसका ऑक्सीजन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसके संदर्भ में आप पढ़ेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और दूसरा जो होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इनके प्रकार पढ़ेंगे। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। वायवीय श्वसन इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या उस श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। तो इसके संदर्भ में सारी चीज़ें श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे कि श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई पर जाने पर इसमें कौन कौन से रोग होते हैं। और इसी रोग के संदर्भ में एक संबंध आता है कोविड-19 के संदर्भ में। यही जो होता है श्वसन तंत्र पर प्रभावित होता है, और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे लंग्स को ब्लॉक कर देता है, और लंग्स को ब्लॉक कर देता है तो यह लंग्स ऑक्सीजन नहीं ग्रहण पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम उत्पन्न होती है और व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। और इसी के बाद से जो तीसरी क्रियाएं होती है वह क्या होती है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र तीसरा जो सी होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। और यह उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत मूलतः उत्सर्जन तंत्र जो होता है यानी शरीर के नीचे मिडिल पार्ट्स में यहाँ पे एक संरचना होती है, और इसके ऊपर वाले सिस्टम आप देख ही चुके हैं, और यहाँ पे एक संरचना होती है, यहीं पे उत्सर्जन एक संरचना होती है जिसे किडनी के नाम से जानते हैं। क्या होता है? किडनी। इसको पूरा बना लीजिए। यहीं पर एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है उत्सर्जन तंत्र। एक किडनी होती है जो लेफ्ट और राइट के नाम से इसको जानते हैं, और ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर में आती है, पूरा यूरिनरी ब्लैडर में आती है, और इसके बाद से अलग अलग के द्वारा, और इसमें दो प्रकार की नलिकाएं आती हैं जो इसमें जाती हैं, जो रुधिर को लाती हैं वह शिरा होती है, जो रुधिर को इस अंगों में लाती है वह धमनी होती हैं।
धमनी होती है और इस दोनों में जाती हैं और इसके बाद से यहाँ से फिल्टर करके रुधिर को ले जाने का कार्य करती हैं, वह सिरा होती हैं, दोनों में जाती हैं। तो इन पूरे तंत्रों का अध्ययन आप बेसिक रूप से एक बेसिक रेफरेंस आप पढ़ते हैं। तो इसके बाद से और रिलेटेड कुछ चीज़ें क्वेश्चन आपसे इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पर्यावरण हुआ, प्राकृतिक तंत्र हुआ, रोगों के बारे में, जीवाणु विषाणु और कवक के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी के बाद से यहाँ पे आ जाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का अभिप्राय होता है, यहाँ पे देखिए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य मैटर, द्रव्य व ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं और ऊर्जा किसे कहते हैं? विज्ञान वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें मास या द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। और इस द्रव्य में ईंट, पत्थर, लकड़ी, कोयला, सोना, चांदी, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। और इस द्रव्य के अंतर्गत एक चीज आती है द्रव, द्रव लिक्विड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और इस लिक्विड में के संदर्भ में लिक्विड इसमें और इसमें अधिकांश लोगों को अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, यानी ये जो द्रव होता है इसी का एग्जाम्पल होता है। ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। और यही दोनों रूपों के विभिन्न रूपों का अध्ययन को ही भौतिकी विज्ञान कहते हैं, यानी द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसी दोनों का एक बेसिक रेफरेंस मैं बता दे रहा हूँ कि यह तीन अवस्थाएं, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, ठोस सॉलिड, सॉलिड, और दूसरा होता है द्रव, द्रव लिक्विड, लिक्विड, और तीसरा जो होता है गैस, गैस। इन्हीं का विभिन्न रूपों के अध्ययन, जब इसको ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो वही ठोस क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। इसी प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। और जब इसको ऊर्जा दी जाती है तो यह क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण, इससे वेपराइजेशन, वेपराइजेशन कहते हैं। और जैसे ही ऊर्जा निकाल ली जाती है तो उसी प्रक्रिया को संघनन के नाम से जानते हैं, संघनन, कंडेंसेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। कंडेंसेशन कहते हैं। और उसी के बाद जब इसको रखने के लिए कर्म किया जाता है तो यह क्या होता है, ठोस से जब जमता है तो वह हिमांक होता है, हिमांक। इसी को फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। और दूसरा होता है कि कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको गर्म करने पर सीधे वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होते हैं। तो ठोस का अभिप्राय होता है, यानी इससे ठोस से जो गैस में परिवर्तित होता है। और कुछ ऐसे गैस होते हैं जो सीधे क्या होते हैं कि वह गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं। तो इनकी दोनों अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। और इसी प्रक्रिया को ठोसीकरण कहते हैं, ठोसीकरण, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और इसी की एक अवस्था होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और इसकी अवस्था जो होती है ऊर्ध्वपातन होती है, ऊर्ध्वपातन, पातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। यही इन तीनों में संबंध होता है। तो इसके संदर्भ में इतने बिंदुओं से क्वेश्चन आते हैं और इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। और यांत्रिकी किसे कहते हैं, यांत्रिकी का अभिप्राय होता है कि जब बल लगाकर कार्य किया जाता है उसी को यांत्रिकी कहते हैं। और इसमें इसी के बाद से एक टॉपिक आता है मापन। मापन का अभिप्राय होता है कि अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को, अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और इसमें बहुत सारे मापन की पद्धतियां होती हैं, जैसे MKS पद्धति होती है, CGS पद्धति होती है, PS पद्धति होती है, इन संबंध में संबंध होता है। और इसके अलावा
राशियां होती हैं। राशियों को, राशि का अभिप्राय होता है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए उसे राशि या क्वांटिटी कहते हैं। और उन राशियों को जब भौतिक के नियमों के अनुसार व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और इनमें, इन दोनों राशियों में मूलतः दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक मूल राशियां फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और दूसरा होती हैं डेरिवेटिव यूनिट्स होती हैं। और दूसरा के संदर्भ में इसके लिए पद्धति दी गई है, मापन की पद्धतियां दी गई हैं। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। अतः सूर्य से जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पाता है वह एक दृश्य प्रकाश के रूप में आता है। और इस सूर्य के अंदर प्रकाश एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय ताप अभिक्रिया होती है, और उसी ताप का कुछ भाग प्रकाश के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आता है। और वही प्रकाश जो होता है, जो दिखाई देता है, इसे हम दृश्य प्रकाश के नाम से जानते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, 7 रंगों का मिश्रण होता है। और ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा के संदर्भ में इसी तरह से ऊष्मा के संदर्भ में पढ़ेंगे। ऊष्मा जो होती है सदैव उच्च से निम्न की ओर जाती है और इसके कई मात्रक होते हैं। इनके विभिन्न टॉपिक को पढ़ेंगे। साउंड, यानी साउंड जो होता है, यानी साउंड ध्वनि किसे कहते हैं, इसका मात्रक कैसे होता है, इसमें किन किन पॉइंट्स आपको पढ़ना है। तो ध्वनि जो होता है कि ध्वनि एक कंपनशील वस्तु से क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती हैं। और वही तरंगे जब आगे बढ़ती हैं और हमारी जब कानों पर सुनाई पड़ती हैं तो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। और ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता होती है, तारत्व होता है और गुणता होती है। और तरंग गति, यानी तरंग किसी यांत्रिकी माध्यम में उत्पन्न एक ऐसा विक्षोभ होता है जो क्या होता है, अपना स्वरूप बदले आगे की ओर बढ़ता रहता है। और यह तरंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक यांत्रिकी तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव होती है, यानी ऐसी तरंगे जिनको उत्पन्न करने के लिए क्या होती है, बल की आवश्यकता होती है। और दूसरी जो तरंगे होती हैं अयांत्रिकी तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, यांत्रिकी तरंगे यानी ऐसी तरंगे जिनको उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है और बल के अभाव में तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं। जैसे ध्वनि की जो तरंगे होती है, जो हम बोलते हैं उसमें क्या होती है, बल लगता है और इसी कारण इसे यांत्रिकी तरंगे कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ध्वनि की तरंगे, जल की तरंगे, रस्सी की तरंगे, ये सब क्या होती है, यांत्रिकी तरंगों के उदाहरण होते हैं। और इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम के अभाव में तरंगे चल नहीं पाती हैं। और दूसरी जो होती है अयांत्रिकी तरंग के नॉन मैकेनिकल वेव होता है, यानी ऐसी तरंगे जिनको उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती और प्रकृति में क्या होते हैं, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से स्वयं अपने आप उत्पन्न होती रहती हैं। और दूसरी चीज़ें होती हैं कि आधुनिक, और इसमें बहुत सारे एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज होते हैं। चूंकि आपका सिलेबस यहाँ पे सीमित है इसलिए सीमित चीज़ों को बताया जा रहा है। आधुनिक प्रमाण भौतिकी, यानी आधुनिक प्रमाण भौतिकी में इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, इनके क्या चार्ज होते हैं, इनकी ऑर्बिटल कक्षाएं क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान, देखिएगा रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन मूलतः जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी से और फिजिक्स से होते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स आपके दे दिए जाते हैं। रसायन विज्ञान यानी वैज्ञानिक युवा शाखा, जिसमें क्या होता है, तत्वों के गुण, धर्म और संरचना की बनाने का अध्ययन किया जाता है। और इसमें मूलभूत जो पॉइंट्स होते हैं इसको देखने की जरूरत है कि आपको किन किन बिंदुओं से आपके बेसिक टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका व्यू होता है कि आपके जीवन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं बिंदुओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे परमाणु की संरचना में इसके बारे में क्या पूछा जाता है, संयोजकता के बारे में पूछा जाता है, अम्ल पूछा जाता है। और इसको डाइजेशन से रिलेटेड करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मनुष्य में पाचन किस प्रकार का होता है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो अम्ल का यही प्राय होता है कि जो एच आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, जो OH आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये केवल ऐसे चीज़ों के लिए परिभाषाएं होती हैं कि जो क्या होते हैं कि जल में घुलने पर आयन देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अम्ल और क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। उनकी परिभाषा देने के लिए ब्रांटेस्ट-लोरी थ्योरी के अनुसार उनकी परिभाषा दी जाती है। और इसके बाद से pH, इनके, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इनके दोनों बारों में क्वेश्चन पूछा जाए तो मनुष्य में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मनुष्य में पाचन पहले किस माध्यम में होता है, तो पहले पाचन अम्लीय माध्यम में होता है,
उसके बाद से क्षारीय माध्यम में होता है, और पीएच यानी किसी का लार का पीएच कितना है, जल का पीएच कितना है, नींबू का पीएच कितना है, जो भी फूड मटेरियल यूज करते हैं उसका पीएच क्या है, पेय पदार्थों का पीएच क्या है, कॉफ़ी पीते हैं उसका पीएच क्या है, इन सब बिंदुओं की चर्चा बात की जाएगी नेक्स्ट टॉपिक में। और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोबाइल से रिलेटेड प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद प्रत्येक बिंदुओं की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये तो रहा आपका सिलेबस। इसके बाद से थैंक यू, ओके।